व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तियों के आर्थिक कार्यों अर्थात विशेष फर्म, व्यक्तिगत घरों, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में यह वास्तव में अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन है। प्रश्न 2। समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्रीय बिंदु क्या है? उत्तर। मार्को के अनुसार अर्थशास्त्र का केंद्रीय बिंदु राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। प्रश्न 3। माल से आप क्या समझते हैं? उत्तर। वे सभी भौतिक मूर्त वस्तुएं जो मनुष्य की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करती हैं, अर्थात जिन वस्तुओं में उपयोगिता होती है, उन्हें वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए टेबल, कार आदि। प्रश्न 4। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? उत्तर। आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो मनुष्य की भौतिक कल्याण में वृद्धि करती हैं और जिनका उपयोग धन और कल्याण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 5। सेवाएं किसे कहते हैं? उत्तर। सेवाएं गैर भौतिक अमूर्त वस्तुएं हैं जिन्हें देखा, छुआया, संग्रहित नहीं किया जा सकता है और इनमें मानवीय इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए डॉक्टर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। प्रश्न 6। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? उत्तर। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं। 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र, 2 वृहद अर्थशास्त्र। प्रश्न 7। संसाधनों से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर। वे वस्तुएं एवं सेवाएं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, संसाधन कहलाते हैं। इन्हें परंपरागत रूप से उत्पादन के कारकों के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 8। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर। यह किसी क्षेत्र में कुल आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है, जो एक गांव, एक शहर, एक जिला या संपूर्ण देश हो सकता है। वे आजीविका का स्रोत प्रदान करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र परिचय लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। समष्टि अर्थशास्त्र से क्या कार्य है? इसकी 2 विशेषताएं लिखें। उत्तर। व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल उपयोग, कुल बचत, कुल विनियोग जैसी यौगिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे सामूहिक अर्थशास्त्र या यौगिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 व्यापक विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े योगों व औसतों का अध्ययन किया जाता है। 2 परस्पर निर्भरता। इसमें मात्राएं अधिक होती हैं, इसलिए जब एक वस्तु में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरी में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। 3 आय व रोजगार के सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार विश्लेषण का मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। 4 सामूहिक हितों पर बल। इसमें सामूहिक हितों पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए यह अर्थशास्त्र व्यक्ति की अपेक्षा समूह को महत्व देता है। प्रश्न 2। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य प्रकार बताइए। उत्तर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रकार निम्नलिखित हैं। 1 मैक्रोस्टैटिक। मैक्रोस्टैटिक विधि एक स्थिर अवस्था में कुछ समग्र संबंधों की व्याख्या करती है। यह उस प्रक्रिया को प्रकट नहीं करता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संतुलन तक पहुंचती है। यह एक विशेष समय पर अर्थव्यवस्था के अंतिम संतुलन से संबंधित है। यह उस रास्ते का विश्लेषण नहीं करता है जिससे अर्थव्यवस्था संतुलन तक पहुंचती है। यह एक विशेष समय पर समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की स्थिर तस्वीर प्रस्तुत करता है। समर्थक कीन्स ने इस समीकरण द्वारा समझाया है। YCI। यहाँ Y कुल आय, C कुल उपभोग व्यय, I कुल निवेश व्यय। 2 तुलनात्मक मैक्रोस्टैटिक्स। अर्थव्यवस्था में विभिन्न मैक्रो वेरिएबल समय बीतने के साथ चार्ज के अधीन हैं। कुल उपभोग, कुल निवेश और कुल आय आदि बदलते रहते हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था संतुलन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच जाती है। 3 मैक्रो डायनेमिक्स। यह आर्थिक विश्लेषण की एक यथार्थवादी और नई पद्धति है। इस पद्धति के तहत हम अध्ययन करते हैं कि मैक्रो चर और समुच्चय में परिवर्तन के
परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे पहुंचता है, यह पद्धति हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की फिल्मी तस्वीर को प्रगतिशील के रूप में देखने में सक्षम बनाती है। यह विधि एक जटिल विधि है। इसे हाल ही में फ्रिश, रॉबर्टसन, हिक्स, टिनबर्जन, सैमुअल्सन आदि द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 3, आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? उत्तर, आर्थिक समस्या मूलतः विकल्प की समस्या है जो संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। इसलिए सभी मानवीय आवश्यकताओं को सीमित साधनों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आर्थिक समस्या निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। 1, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। एक इच्छा की संतुष्टि के साथ ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यह चाहतों की तीव्रता में भी अंतर है। इस प्रकार इच्छाओं का एक अंधीन चक्र है। जब वे उत्पन्न होती हैं, संतुष्ट होती हैं और फिर से उत्पन्न होती हैं। 2, सीमित संसाधन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधन सीमित हैं। संसाधनों की कमी एक सापेक्ष शब्द है। किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधन दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार संसाधनों की कमी आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। प्रश्न 4, कमी सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है, व्याख्या करना। उत्तर, यह कथन सत्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई विशेष अर्थव्यवस्था कितने अच्छे संसाधनों से संपन्न है। ये संसाधन उसकी असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत दुर्लभ होंगे। इसके अलावा इन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है और इन्हें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवंटित किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न और प्रतिस्पर्धी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की दुर्लभ उपलब्धता के कारण ही एक अर्थव्यवस्था को पसंद की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार यह ठीक ही कहा गया है कि संसाधनों की कमी सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है। प्रश्न 5, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कारण और प्रभाव संबंध तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में यह बताता है कि यह किससे संबंधित है, तथ्य क्या हैं। अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक घटनाओं के बारे में थे या होंगे। उदाहरण के लिए, यह बेरोजगारी के कारण क्या हैं, जैसे प्रश्नों के विश्लेषण से संबंधित है। प्रश्न 6, मानक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मानक आर्थिक विश्लेषण का संबंध क्या होना चाहिए से है। यह नैतिक और नैतिक दृष्टिकोण से वास्तविक आर्थिक घटनाओं की जांच करता है और निर्णय लेता है कि क्या कुछ आर्थिक घटनाएं वांछनीय या अवांछनीय हैं। उदाहरण के लिए, यह खाद्यान्न की कीमतें क्या होनी चाहिए, बेरोजगारी गरीबी से बेहतर है, अमीर व्यक्तियों को क्या चाहिए जैसे सवालों का विश्लेषण करती है। प्रश्न 7, उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य धारणाएं लिखिए। उत्तर, उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य मान्यताएं निम्नलिखित हैं। 1, अर्थव्यवस्था केवल दो वस्तुओं X और Y का अलग अलग अनुपात में उत्पादन करती है। 2, किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा दी और तय की जाती है। 3, संसाधन विशिष्ट नहीं होते, अर्थात उन्हें एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। 4, संसाधन पूरी तरह से नियोजित हैं, यानी संसाधनों का कोई अपव्यय नहीं है। 5, किसी अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी की स्थिति दी गई है और अपरिवर्तित रहती है। 6, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। प्रश्न 8, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों की चित्रमय प्रस्तुति को दर्शाता है, जिन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और दिए गए संसाधनों के साथ उत्पादित किया जा सकता है, यह मानते हुए कि संसाधन पूरी तरह से और कुशलता से नियोजित हैं। उत्पादन संभावना वक्र को परिवर्तन वक्र भी कहा जाता है। पीपीसी को उदाहरण और काल्पनिक अनुसूची की सहायता से समझाया जा सकता है। प्रश्न 9, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी वस्तु की अवसर लागत उसके लिए छोड़ी गई अगली सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु का मूल्य है।
दूसरे शब्दों में किसी भी वस्तु की अवसर लागत अन्य वस्तुओं की वह मात्रा है जो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए छोड़ दी गई है। प्रश्न 10। एक स्कूल शिक्षक किसी विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन हेतु 2 वर्ष की छुट्टी लेता है। उनकी मासिक आय 35,200 रुपये और शोध डिग्री की फीस 40,000 रुपये है। डॉक्टरेट की डिग्री के लिए उसकी अवसर लागत क्या होगी? उत्तर: अवसर लागत 35,212 x 2 प्लस 40,000, 35,224 प्लस 40,000, 8,84,800 रुपये। प्रश्न 11। उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? उत्तर: उत्पादन संभावना एक वक्र है जो दिए गए सीमित संसाधनों और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। इसे उत्पादन संभावना सीमा और परिवर्तन वक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ है क्योंकि दिए गए संसाधनों के पूर्ण उपयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। वस्तु X का अधिक उत्पादन केवल वस्तु Y की कम मात्रा से ही किया जा सकता है क्योंकि संसाधन दुर्लभ हैं। दोनों वस्तुओं के उत्पादन के बीच इस अनुपयोगी संबंध के कारण पीपीसी नीचे की ओर झुकी हुई है। कृपया इस चित्र को समझने की कोशिश करें। प्रश्न 12। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल क्यों होता है? उत्तर: उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है क्योंकि वस्तु X की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वस्तु Y की अधिक से अधिक इकाई का त्याग करना पड़ता है। माल A की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की अवसर लागत माल Y के उत्पादन के नुकसान के संदर्भ में बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादन के कारक एक दूसरे के सही विकल्प नहीं हैं। जैसे जैसे हम पीपीसी के साथ नीचे की ओर बढ़ते हैं, अवसर लागत बढ़ती है और यह पीपीसी के अवतल भाग का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में आम का उत्पादन अधिक है और दूसरे राज्य में उतना नहीं हो सकता है, तो दूसरा राज्य गन्ने के उत्पादन में अग्रणी हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु के एक व्यक्ति जो एक वस्तु के उत्पादन में कुशल है, वह अन्य वस्तु के उत्पादन में भी नेतृत्व करेगा। यह सीमांत अवसर लागत में वृद्धि को दर्शाता है। सीमांत अवसर लागत का कारण यह है कि पीपी वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल है। कृपया इस चित्र को समझने की कोशिश करें। प्रश्न 13। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इच्छाएं असीमित हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं। अर्थशास्त्र में यह निर्णय लिया गया है कि पंक्ति संसाधनों का मितव्ययी एवं अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अध्ययन में संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग शामिल है। किसी भी अर्थव्यवस्था का अंतिम उद्देश्य अधिकतम आर्थिक कल्याण होना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में हम जिस आर्थिक प्रणाली का उपयोग करते हैं, वह स्थूल और सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर आधारित होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ताओं के सिद्धांत, मूल्य निर्धारण, उत्पादकों का व्यवहार, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, विनिमय दर आदि का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र परिचय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर 1। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों जैसे वैयक्तिक परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। 2। व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि विश्लेषण को आय व रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना है। 3। व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि को अनुकूलन स्थिति प्राप्त कराने में
सहायक होती है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलन स्थिति प्रदान करने में सहायक होती है। 4. व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक फर्मों, उद्योगों व उत्पादन इकाइयों में उच्चावचन की व्याख्या करती है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावचन की व्याख्या करती है। 5. व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के स्वभाव में भी अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि विश्लेषण समष्टि विश्लेषण की तुलना में सरल होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि विश्लेषण व्यष्टि विश्लेषण की तुलना में कठिन होता है। प्रश्न 2. सूक्ष्मार्थशास्त्र को परिभाषित करें तथा इसकी विशेषताएं स्पष्ट करें। उत्तर। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द माइक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ है छोटा। सूक्ष्मार्थशास्त्र व्यक्तियों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन करता है। इस शाखा के अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था को छोटे छोटे व्यक्तिगत भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात एक विशेष फर्म, व्यक्तिगत घर, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि। चेम्बरलेन के अनुसार सूक्ष्म मॉडल पूरी तरह से व्यक्ति पर बनाया गया है और केवल पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। सूक्ष्मार्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। सूक्ष्मार्थशास्त्र की पहली विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग आदि को समझाने में मदद करता है। सूक्ष्मार्थशास्त्र व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करता है और संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण करने में मदद करता है। 2. छोटे चर का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटे चर के अध्ययन को महत्व देता है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि वे पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अकेला उपभोक्ता अपने उपभोग से या एक अकेला उत्पादक अपने उत्पादन से पूरे आर्थिक तंत्र की मांग और आपूर्ति पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। 3. व्यक्तिगत कीमत का निर्धारण। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। यह मांग और आपूर्ति यानी खरीदारों और विक्रेताओं के व्यवहार का विश्लेषण करके विभिन्न उत्पादों की व्यक्तिगत कीमत निर्धारित करता है। 4. पूर्ण रोजगार की अवधारणा पर आधारित। सूक्ष्मार्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की अवधारणा को ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न 3. सूक्ष्म अर्थशास्त्र के कोई 5 महत्व लिखिए। उत्तर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। 1. संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत उत्पादन आदि का योग समग्र मांग और संयुक्त आपूर्ति बनाता है। 8. संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने के लिए सूक्ष्मार्थशास्त्र विश्लेषण आवश्यक है। 2. आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक उत्पाद के मूल्य निर्धारण और उत्पादन के कारकों के मूल्य निर्धारण की समस्याएं मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं। उत्पादन का प्रत्येक कारक इसके लिए अधिक पारिश्रमिक की मांग करता है। प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद के लिए आर्थिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है। क्या कीमत चुकानी चाहिए, किस कीमत पर समस्याएं बेचनी चाहिए, इन सभी समस्याओं का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। 3. आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सरकार की आर्थिक नीतियों का अध्ययन यह जानने के लिए किया जाता है कि वे किस प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं। 4. आर्थिक कल्याण की स्थिति की जांच। सूक्ष्मार्थशास्त्र के अध्ययन से व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत जीवन स्तर आदि की स्थिति के साथ साथ सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के प्रभावों का भी पता चलता है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने मापने की छड़ी के रूप में सूक्ष्मार्थिक विश्लेषण का समर्थन किया। 5. व्यक्तिगत इकाइयों के लिए निर्णय लेने में सहायक। सूक्ष्मार्थशास्त्र विश्लेषण व्यक्तिगत इकाइयों की व्यक्तिगत फर्म के लाभ, व्यक्तिगत आय आदि की समस्याओं के बारे में तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायक साबित होता है। प्रत्येक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक फर्म चाहती है अधिकतम लाभ प्राप्त हो। प्रश्न 4. समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं इस प्रकार हैं। 1. व्यक्तिगत इकाइयों की अनदेखी। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के बजाय
समग्रता को महत्व देता है, छोटी छोटी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का योग पूरी अर्थव्यवस्था की दीवार बनाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाई की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। इस प्रकार छोटी व्यक्तिगत इकाइयां नींव की भूमिका निभाती हैं, जिन्हें व्यापक आर्थिक विश्लेषण में नजरअंदाज कर दिया जाता है। 2. निष्कर्ष व्यावहारिक नहीं हैं। व्यापक आर्थिक विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्ष भ्रामक हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्य मूल्य सूचकांक अपरिवर्तित है तो एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मूल्य स्तर अपरिवर्तित है। कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी से सामान्य मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव पाया जाता है। 3. समुच्चय का मापन कठिन है। समुच्चय का मापन स्वयं कुछ मामलों में गंभीर समस्याएं प्रस्तुत करता है। हाल के वर्षों में सांख्यिकीय तकनीकों में कई सुधारों के बावजूद समुच्चय के विश्वसनीय माप प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है। 4. समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की सही तस्वीर चित्रित नहीं करता है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की सही तस्वीर चित्रित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यदि कुल मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी लागत और उत्पादन बढ़ या घट सकता है। इसी प्रकार यदि आय का स्तर बढ़ता है तो कुछ वस्तुओं की खपत बढ़ सकती है और कुछ की घट भी सकती है। उन वस्तुओं का उत्पादन कम कर दिया जाएगा जिनकी खपत कम हो जाती है, और उन वस्तुओं का उत्पादन कम कर दिया जाएगा जिनकी खपत कम हो जाती है, और उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा जिनकी खपत बढ़ जाती है। 5. यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर सकता है। मैक्रोइकोनॉमिक्स के सिद्धांत या विश्लेषण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कीमतों में सामान्य वृद्धि समुदाय के सभी वर्गों आय समान तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती है। कुछ वर्ग दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। कुछ उद्योगों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ मिल सकता है। 6. समुच्चय की संरचना पर कोई विचार नहीं। मैक्रोइकोनॉमिक विश्लेषण समुच्चय के आकार और प्रकार पर विचार करता है, लेकिन समुच्चय की संरचना पर विचार नहीं करता है। जब तक समुच्चय की संरचना और सभी घटकों का विश्लेषण नहीं किया जाता, तब तक वृहदार्थिक विश्लेषण के पूर्वानुमान निराधार हैं। उनके आधार पर दिए गए सुझाव किसी काम के नहीं होंगे। प्रश्न 5. समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के किन्हीं 5 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 5 लाभ लिखिए। उत्तर: मैक्रोइकोनॉमिक्स का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। 1. सरकारी आर्थिक नीतियों को बनाने और क्रियान्वित करने में सहायक। सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए मैक्रोइकोनॉमिक्स का अध्ययन आवश्यक है। सरकार को उत्पादन के सामान्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर की नीतियां बनानी होंगी। मैक्रो अर्थशास्त्री ऐसी नीतियों के निर्माण में मदद करते हैं। 2. सूक्ष्मार्थशास्त्र के लिए सहायक। सूक्ष्मार्थशास्त्र का अध्ययन सूक्ष्मार्थशास्त्र के अध्ययन के लिए सहायक है। मैक्रोइकोनॉमिक्स का अध्ययन किए बिना कोई भी माइक्रोइकोनॉमिक कानून नहीं बनाया जा सकता है। 3. आर्थिक विकास का मापन। समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय, उत्पादन, उपभोग, आय, पूंजी निर्माण से संबंधित है, जो देश के आर्थिक विकास को मापने में मदद करता है। 4. मुद्रास्फीति और अपस्फीति का अध्ययन। मुद्रा की कुल मांग और कुल आपूर्ति का अध्ययन हमें देश में मुद्रास्फीति और अपस्फीति की दर का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति, उन जीवन स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। 5. अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के अध्ययन में सहायक। मैक्रोइकोनॉमिक्स राष्ट्रीय समुच्चय के विश्लेषण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के अध्ययन में सहायक साबित होता है। आय, आउटपुट, बचत, निवेश आदि। प्रश्न 6. सूक्ष्म अर्थशास्त्र की कोई 5 सीमाएं लिखिए। उत्तर: सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। 1. निकाले गए निष्कर्ष सटीक नहीं हैं। व्यक्तिगत इकाइयों के मामले में जो सच है वह समुच्चय के मामले में सच नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत बचत अच्छी है, लेकिन यदि पूरा समुदाय अधिक बचत करना शुरू कर दे तो प्रभावी मांग कम हो जाएगी। 2.
अवास्तविक धारणाओं पर आधारित सूक्ष्मार्थशास्त्री अन्य चीजों को समान मानता है और समाज में पूर्ण रोजगार की धारणा पर आधारित है, यह अवास्तविक धारणा है। 3. छोटे भागों पर ध्यान केंद्रित करना सूक्ष्म अर्थशास्त्र कुल अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के बजाय उसके केवल छोटे भागों का अध्ययन करता है। यह हमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सामूहिक कार्यप्रणाली के बारे में बताने में विफल रहता है। 4. कुछ समस्याओं का विश्लेषण करने में असमर्थ। कुछ आर्थिक समस्याएं हैं जिनका विश्लेषण सूक्ष्मार्थशास्त्र की सहायता से नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक और राजकोषीय नीति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याएं सूक्ष्मार्थशास्त्र के दायरे से बाहर हैं। 5. अव्यवहार्य सूक्ष्मार्थशास्त्र हमें वास्तविक दुनिया का वैसा ही विवरण प्रदान करने में विफल रहता है जैसी वह है। यह वास्तविक दुनिया के संपूर्ण आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखने की स्थिति में नहीं है। प्रश्न 7. अवसर लागत क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर: अवसर लागत को उसके अगले सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग में एक कारक के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, या यह छोड़े गए विकल्पों की लागत है, या इसे उस लाभ के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे विकल्प चुनने से त्याग दिया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की अवसर लागत अन्य वस्तुओं की वह मात्रा है जो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए छोड़ दी गई है। इसे किसी कारक की खोई हुई अवसर या स्थानांतरण आय के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कॉलेज ए में वेतन पर काम कर रहा है 70,000 प्रति माह। उसके पास काम करने के लिए दो और विकल्प हैं। एक, कॉलेज सी में 65,000 रुपये प्रति माह पर काम करने के लिए। दो, कॉलेज डी में 62,000 रुपये प्रति माह पर काम करने के लिए। इस मामले में कॉलेज एक में काम करने की अवसर लागत 65,000 रुपये है, यानी उसे कॉलेज सी में वेतन मिलेगा। पूर्ववर्ती विकल्प की लागत, क्योंकि यह कॉलेज सी और कॉलेज डी के बीच अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य है। इस प्रकार अवसर लागत अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। हम हमेशा उपलब्ध विकल्पों में से चुनाव कर रहे हैं। इस प्रकार किसी संसाधन के उपयोग की अवसर लागत को अगले सर्वोत्तम उपयोग के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें उस संसाधन को लगाया जा सकता है। प्रश्न 8. उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर: उत्पादन संभावना वक्र ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था, उपलब्ध तकनीक और दिए हुए संसाधनों के पूर्ण व कुशलतम उपयोग द्वारा किया जा सकता है। सीमित साधनों और दी गई तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न विधियां एक काल्पनिक अनुसूची द्वारा दर्शाई गई हैं। कृपया इस चित्र को समझने की कोशिश करें। चूंकि संसाधन सीमित हैं, इसीलिए अर्थव्यवस्था संसाधनों के पूर्ण उपयोगों का चुनाव करने में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। यदि मशीनों का उत्पादन 0 हो तो गेहूं का उत्पादन 500 टन होगा। जैसे दो मशीनों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, गेहूं का उत्पादन कम होता है। यदि सभी संसाधन मशीनों के उत्पादन में लगा दें तो मशीनों का उत्पादन 4,000 होगा, परंतु गेहूं का उत्पादन 0 होगा। प्रश्न 9. सीमांत अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? एक काल्पनिक अनुसूची की सहायता से समझाइए। सीमांत अवसर लागत, जिसे रूपांतरण की सीमांत दर भी कहा जाता है, लेकिन x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए वस्तु का त्याग किया जाता है। बीजगणितीय रूप से सीमांत अवसर लागत y वस्तु के उत्पाद में वृद्धि, x वस्तु x के उत्पादन में वृद्धि, इसे सारणीबद्ध रूप से सूचीबद्ध किया गया है। कृपया इस चित्र को समझने की कोशिश करें। ए से बी पर जाने के लिए वस्तु के की 5 इकाइयों का त्याग करके वस्तु
के की एक इकाई का निर्माण हो रहा है, इसी प्रकार बी से सी पर जाने के लिए वस्तु ख की 10 इकाइयों का त्याग करके वस्तु की एक इकाई हो रही है। इसी प्रकार संयोग F तक यह 25 शून्य हो गया है। इसी प्रकार PP वज्र को रूपांतरण वज्र भी कहा जाता है। प्रश्न 10। सूक्ष्मअर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। व्याख्या करना। उत्तर सूक्ष्म और स्थूल की परस्पर निर्भरता का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। एक, मैक्रो अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। मैक्रो अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में योगदान देता है। उदाहरण के लिए निवेश का सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। यह व्यक्तिगत उद्यमी के व्यवहार से प्राप्त होता है। समग्र निवेश फलन का सिद्धांत निवेश के सूक्ष्मार्थिक सिद्धांत से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृहत अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। 2. सूक्ष्म अर्थशास्त्र मैक्रो अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कुछ हद तक मैक्रो अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ब्याज दर एक ऐसा विषय व जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन यह व्यापक अर्थशास्त्र समुच्चय से प्रभावित है। इस प्रकार सूक्ष्म अर्थशास्त्र मैक्रो अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। निष्कर्ष मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन जैसे औसत चर से संबंधित है। हमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय अंततः लाखों व्यावसायिक फर्मों और व्यक्तियों के निर्णय का परिणाम है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 13। मांग निर्धारित करने वाले 5 कारकों की व्याख्या करें। उत्तर 1। वस्तु की कीमत। कीमत एक प्रमुख कारक है। किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो उसकी मांग 100 इकाई है। अगर कीमत 100 रुपये तक बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड 50 यूनिट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध है। 2. स्थानापन्न की कीमत। यदि किसी वस्तु के स्थानापन्न की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। यदि किसी वस्तु के विकल्प की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की कीमत भी कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी एक दूसरे के विकल्प हैं। यदि चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की मांग बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के स्थानापन्न मूल्य में वृद्धि या कमी के परिणामस्वरूप वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है। 3. पूरक वस्तुओं की कीमत। यदि पूरक वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की कीमत घट जाएगी। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप मोटर कार और स्कूटर आदि की मांग में कमी आती है। यदि पेट्रोलियम की कीमत कम हो जाती है तो मोटर कार और स्कूटर आदि की मांग बढ़ जाएगी। 4. उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय और मांग के बीच सीधा संबंध है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वस्तुओं की मांग भी कम हो जाएगी। इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण यह है कि आय में वृद्धि या कमी के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ती या घटती है। 5. उपभोक्ताओं का स्वाद और प्राथमिकताएं। उपभोक्ता अक्सर उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं जो उनके स्वाद और पसंद के अनुरूप होती हैं। यदि कोई वस्तु उनके स्वाद और पसंद के अनुरूप नहीं है तो इसकी कीमत में वृद्धि या कमी के परिणामस्वरूप इसकी मांग में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। यदि उपभोक्ता के स्वाद और पसंद की किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और इसके विपरीत भी। प्रश्न 14। बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट करें। परिचालन विधि एक नियोजित अर्थव्यवस्था राज्य या किसी प्राधिकरण द्वारा पहले से तैयार की गई योजनाओं के अनुसार संचालित होती है।
दो, बाजार अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों पर चलती है, यानी मांग और आपूर्ति पर आधारित। निर्णय लेना एक एक नियोजित अर्थव्यवस्था में निवेश, उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण पर निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। दो, इसके विपरीत बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निर्णय लेने वाला नहीं होता है, बल्कि वे मुक्त बाजार प्रवाह पर काम करते हैं। उपभोक्ता की जरूरतें, कमी और अधिशेष। एक, ऐसा कहा जाता है कि नियोजित अर्थव्यवस्थाएं उपभोक्ताओं की जरूरतों, कमी और बाजार में अधिशेष की पहचान करने में विफल रहती हैं। दो, लेकिन बाजार अर्थव्यवस्थाएं हमेशा उन कारकों के आधार पर काम करती हैं